स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं हड्डी रोग के संबंध में, उससे संबंधित बीमारियां एवं उनके सावधानियों के बारे में। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा को। डॉक्टर अजय, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एक ही अंग में अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर अंग के बारे में जो लक्षण नज़र आ रहे हैं उसकी पहचान की जाए, उन बीमारियों की पहचान की जाए, तभी तो उनका इलाज संभव हो सकता है, तभी तो हम उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। इलाज और बचाव के लिए जानकारी ज़रूरी है और जानकारी के लिए ये कार्यक्रम ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने हर कार्यक्रम में अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको बतलाते रहते हैं कि उन बीमारियों के लक्षण को आप कैसे पहचानें, उसके इलाज का तरीका क्या है और उससे अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। इसी संबंध में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हड्डी रोग के बारे में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर हम सामान्य रूप से माने कि हड्डी, तो हड्डी में कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं? वैसे तो हड्डी में बहुत तरह की बीमारियां होती है। कॉमनली हम लोग जो प्रैक्टिस पे देखते हैं, जो आम जनता सफ़र करती है, तो मैक्सिमम केसेस हम लोग देखते हैं लोअर बैक पेन का, जिसको कि हम लोग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, गर्दन की दर्द का जी, घुटने के दर्द का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें कि जॉइंट्स में पेन स्वेलिंग सब हो जाता है, और हिल पेन, एड़ी के पास में दर्द होता है। ये तो कॉमन डिजीज़ हुआ जो कि डिजीज़ से रिलेटेड है, लेकिन मैक्सिमम केसेस हम लोग को देखने को मिलता है जो कि फ्रैक्चर से रिलेटेड होता है जी। खास करके जो एल्डरली लेडी होती हैं, एल्डरली पर्सन होते हैं, उनमें कॉमनली बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर केसेस मिलता है ट्रॉमा छोड़ करके। एक तो होता है कि चोट रोड एक्सीडेंट का, उसकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा जी हाँ, क्योंकि उस पर बहुत तरीके से समाधान किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली जो हम लोग कर सकते हैं जी, खास करके एल्डरली पेशेंट में, सीनियर पेशेंट में जो फ्रैक्चर हम लोग को मिलता है, तो मैक्सिमम वो सब होता है जो कि रोका जा सकता है जी, और उसका मुख्य कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जी, तो बाकी तो प्रॉब्लम अलग अलग है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हम लोग अलग तरीके से उसका डिस्कस कर सकते हैं, वो भी लंबा उसका हो सकता है। बैक पेन का बहुत सा कारण हो सकता है, वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। आज हम लोग मुख्य रूप से अगर हम लोग जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उसको रुका जा सकता है, वो है हम लोग का ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एल्डरली में देखा जाता है। जी, तो हम लोग उस पर अगर बात करें तो जिसका कि समाधान हो सकता है बहुत अगर प्रॉपर वे में हम लोग अगर उसके बारे में प्रोफाइल्स लोगों में जागरूकता है, तो हो सकता है कि वो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए। जी, 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 क्योंकि जी हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि समय पे उसका अगर इलाज किया जाए तो नंबर ऑफ फ्रैक्चर ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस कम हो सकता है, और इससे हम लोग का जो हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपेंसी है और आम पब्लिक का जो इकोनॉमिकल बर्डन है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगा। जी, जी, जी। तो आपने कहा कि हड्डी जो है वो, हड्डी रोग जो है वो कई तरह से आ सकते हैं, कई तरह के होते हैं। अगर घर में चलते चलते गिर जाएं, बाथरूम में फिसल जाए, सीढ़ियों से गिर जाएं, गाड़ी से गिर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, तो कई तरह के फ्रैक्चर जो हैं हो सकते हैं और कई तरह की बीमारियां जो हैं वो हड्डी में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो मुख्य समस्या देखने को मिलती है बढ़ती उम्र में, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज हम ज़्यादा ध्यान ऑस्टियोपोरोसिस पर करना चाहेंगे। जी हाँ। तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान क्या है? हम कैसे पहचानें कि ये बीमारी जो है ऑस्टियोपोरोसिस ही है, या ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित व्यक्ति में कौन से लक्षण नज़र आएंगे? ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले तुम जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? जी, जी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जो उम्र के साथ या ऐसे भी बहुत सा इनएक्टिव पर्सन में, यंग लोगों में भी, जो हमारे इंडिया में है, और बेड रिडन रहने पे भी यंग लोग में भी होता है। कॉमनली जो परसेंटेज जो देखा जाता है वो मोर देन 50 ईयर्स के बाद में होता है। जी, तो ऑस्टियोपोरोसिस से मेनली ब्लड वॉल्यूम और डेंसिटी
बोन का वीकनेस ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम एंड अदर इनएक्टिविटी से। तो वो मेन हम लोग मुख्य रूप से जानना चाहेंगे कि होता क्यों है। जी। ऑस्टियोपोरोसिस हुआ कि बोन का खोखलापन हो गया ड्यू टू एजिंग प्रोसेस या एनी डिजीज से। तो ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से जो है सो हम लोग जो मानते हैं कि एक तो होता है कि सीनियर पर्सन में पोस्ट मेनोपॉजल, स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म बंद होने के 10 साल के बाद तक ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस होता है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। एक होता है कि सेनाइल होता है जो कि एज के साथ भी होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, जी। तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। एक होता है कि हेरिडिटरी होता है जो कि है फैमिलियर हिस्ट्री है, और एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है ड्यू टू हम लोग का इन्वायरमेंट से, डाइट से, लिविंग पैटर्न से, जो मेरा हैबिट है, वो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। तो इन सभी में मेनली हम लोग अगर चाहे तो सारे ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करके उसको जो हम लोग जो है सो फ्रैक्चर के केसेस को रोक सकते हैं। जी जी जी। तो इस संबंध में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले जो हम लोग एक कॉमन एक लुक देंगे कि बोन में कैसे डेंसिटी बढ़ता है, कैल्शियम का डिपोजिशन कैसे होता है। कॉमनली हम लोग का जो बोन होता है उसमें बोन का एक सेल्स होते हैं जो कि बोन में डिपोजिशन एंड डिस्ट्रक्शन होता रहता है, और वो चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप से 15 से आसपास में। तो एक तरह का सेल होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टोब्लास्टिक सेल। ऑस्टोब्लास्टिक सेल जो होता है सो क्या करता है कि बोन का डिपोजिशन करता है, और एक जो है सो ऑस्टोक्लास्टिक सेल होता है जो बोन डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये प्रोसेस बोन बनाने का, बोन तोड़ने का प्रक्रिया 15 साल 16 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, तो बढ़िया चलता है टिल एज ऑफ द 25 ईयर्स। उस वक्त में जितना भी कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है वो हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे बोन का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू एज मेल में आफ्टर 25 ईयर्स बोन का खोखलापन हल्का हल्का शुरू होता है 0.3% मेल में, जिसमें 0.3% पर ईयर के हिसाब से बोन का डिस्ट्रक्शन होता है, और उसके रेशियो में बोन का फॉर्मेशन उतना नहीं होता है। जी जी। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया। सेकेंड हो गया कि फीमेल में भी 0.5% के हिसाब से ये हर साल बोन डिस्ट्रक्शन होता रहता है। जी जी। तो 25 ईयर्स के एज से ही हो जाता है शुरू, लेकिन ये रिमॉडलिंग होता रहता है, बनता रहता है। जी। ये मैक्सिमम जो है सो हम लोग का जो एबिलिटी है कैल्शियम का, उसके अनुसार से बोन का फॉर्मेशन और एक्टिविटी से होता रहता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कैल्शियम का बहुत ही वाइटल रोल है। कैल्शियम का क्या है कि वो हम लोग का बोन डिपोजिशन में हेल्प करता है, मिडल से मदद करता है। तो मैक्सिमम केसेस में कैल्शियम डिफिशियंसी से, इनएक्टिविटी से ये सब प्रॉब्लम हम लोग का होता है। मैक्सिमम एज जो 50 ईयर्स के बाद से जो है 50-60 ईयर्स के बाद में मेल में भी हार्मोन की डिफिशियंसी होता है, एंड्रोजन हार्मोन की डिफिशियंसी उससे, और फीमेल में मेनोपॉजल एज के बाद में ओस्ट्रोजन की डिफिशियंसी से वो प्रोसेस जो से इन्हांस हो जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स या 50 ईयर्स मेनोपॉजल इसके बाद में डिस्ट्रक्शन जो है सो बोन का जो ओस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो 5% पर ईयर के हिसाब से चलता है। जी। तो इसके कारण से वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है। और कॉमनली इस टाइप का जो होता है सो हॉलो बोन होता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का हुआ, चाहे शोल्डर के पास में जो बोन सब होता है, जो खोखला बोन जिसको कैंसरस बोन होता है, उसमें ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे बोन का डिपोजिशन उतना नहीं हो पाता है, या हिप के अराउंड होता है तो उसमें डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे लॉन्ग बोन में। जी। और ऐसे भी फीमेल में बोन का चूँकि मसल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होता है। कॉमनली मेल में लॉन्ग बोन होता है, मसल भी स्ट्रांग रहता है, उनका एक्टिविटी भी ज़्यादा होता है, और उनका हार्मोन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बाद में सेनाइल एज ग्रुप में होता है। जी। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम उस वक्त पर नहीं होता है। तो मेनली हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कैल्शियम को हम लोग कैसे एबिलिटी को बढ़ाएं। जी। नॉर्मली जो हम लोग को कैल्शियम चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, जिससे कारण से बोन मेरा स्ट्रांग रहे, और साथ में विटामिन डी का भी रोल है। विटामिन डी का मेन रोल है। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए
केवल बोन के लिए जरूरी नहीं है। जी हम लोग जो है सो कैल्शियम का 99% हम लोग का कैल्शियम जो होता है बोन में और इस पे रहता है। और उसके अलावा भी कैल्शियम जो है सो आपका नर्व के लिए, मसल्स के लिए, कार्डियक मसल्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। 1% वो सब उसमें रहता है, 0.1% पर 9.9% जो है सो बाकी सब मसल्स वगैरह में रहता है, 0.1% ही केवल ब्लड में रहता है। तो हम लोग का सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग कैल्शियम असेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ब्लड में मेंटेन करने के लिए भी 0.1% ही बहुत वाइटल होता है। ये हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कैल्शियम का वो डिटर्मिनेशन केवल 0.1% का ही होता है। हम लोग पेरिफेरी में नहीं रख पाते हैं कि बोन में कितना है। तो बोन को देखने के लिए हम लोग को पीरियडिकल जैसो सारा टेस्ट करते रहना पड़ता है। तो कैल्शियम का असेसमेंट केवल उससे नहीं होता है, हम लोग के उसके असेस करने के लिए बोन का टाइम टू टाइम बोन स्कैनिंग कराना चाहिए। जी ब्लड का टेस्ट करेंगे, कैल्शियम का टेस्ट करना चाहिए, विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए। कभी कभी बाकी हार्मोन से भी होता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, उसकी भी डिफिशियंसी से होता है, तो उस संबंध में भी हम लोग जांच करते रहेंगे। तो ये सब करने से हो सकता है कि हम लोग का जो ऑस्टियोपोरोसिस का संख्या कम होगा। जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने कई टेस्ट के बारे में जिक्र किया, तो ये कौन से लक्षण नज़र आए या किस उम्र के बाद से ये सारे टेस्ट जो हैं वो कराना अनिवार्य हो जाता है? एक्चुअली क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज है। जी हो सकता है पेशेंट सफ़र कर रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन पता नहीं लग पाता है, तो उसका सिम्टम कुछ रहता नहीं है, कॉमनली नहीं होता है। जी हम लोग पास मैक्सिमम आता है जब फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि एडवांस स्टेज रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम एक सर्टेन एज के बाद में, जैसा मैंने बताया कि 25 ईयर्स मैक्सिमम एज फॉर्मेशन होता है, जी 25 ईयर्स के बाद में डिक्लाइनेशन हो जाता है। कि लोग में जो कि इनएक्टिव पर्सन है, जी अगर वो एक्टिव है तो उसका चांसेस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो हम लोग जो सो मेनली जो है सो पोस्ट मेनोपॉजल वाले लेडीज़ को हम लोग, चाहे मेल जो सेनाइल हो चुके हैं, मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं, 60 ईयर्स हो चुके हैं, अगर हम चाहते हैं कि उनको फ्रैक्चर रोका जाए ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसके लिए टाइम टाइम हम लोगों को सर्टेन जांच, जैसे मैंने बताया है कि पीरियडिकल बोन स्कैन बोलते हैं, वो हम लोग कराएंगे। बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराएंगे, उसमें स्कोरिंग होता है, उसके अनुसार से हम डिटरमिन कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसा बताया मैंने कि सिम्टम कुछ होता नहीं है, एक सर्टेन एज के बाद, 50 ईयर्स के बाद में, 60 ईयर्स के बाद में, या रूटीनली हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सिम्टम तो आता है जो हम लोग पास फ्रैक्चर लेके आ जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जनरलाइज बॉडी एक, जी एक सर्टेन एज में मेल या फीमेल जनरलाइज बॉडी एक, लेथार्जिनेस, मसल वीकनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, डिप्रेशन हो सकता है, उससे भी हो। जैसा मैंने बताया कि कैल्शियम का रोल केवल वही नहीं है, कार्डियक पर भी है, और कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स पर भी होता है, आपका जनरल मसल्स पर भी होता है। तो टायर्डनेस और जनरलाइज बॉडी एक अगर हो रहा है तो हम लोग सोच सकते हैं कि उसको जो एक टेस्ट का लिया है तो ज़्यादा बेटर होगा। जी जी उसमें मेनली कैल्शियम का होगा और विटामिन डी भी बहुत ही जरूरी है। दो चीज़ अगर जांच किया जाए और अगर सुविधा है तो हम लोग बोन स्कैनिंग कराएंगे। जी जी इससे करने के बाद फिर हम लोग जैसा डिटर्मिनेशन होगा वैसे हम लोग करेंगे उसको। ट्रीटमेंट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, जो भी है मेडिसिन से इलाज होगा तो होगा, नहीं तो जो दूसरे एक्सरसाइज हैं उसको करके व्यक्ति को जो है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। आपने कहा कि एक निश्चित समय के बाद सब कोई को जांच करवानी चाहिए, जबकि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कभी किसी बीमारी के लक्षण नज़र आए तो भी लोग उसको इग्नोर करके बहुत दिनों तक खींचते रहते हैं। तो यहाँ पे जब सामान्य है, कोई भी लक्षण ही नज़र नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति में जांच करवाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ बहुत कम लोग इतने जागरूक हैं, लेकिन जागरूक बनना होगा, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है तो जागरूक तो बनना ही होगा। हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इलाज और बचाव की बात करें तो किस तरह की जीवन शैली, किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए कि हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सके? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यंग एज से ही जी हम लोग दो चीज़ पे ध्यान देना है, रेगुलर एक्टिविटी एंड डाइट। अगर दो चीज़ किया जाए तो बहुत सा चीज़ों पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसा मैंने बताया कि ये एक बोन में जो प्रोसेसिंग है, बोन फॉर्मेशन, बोन डिस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए मस्कुलर एक्टिविटी करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, एक्सरसाइजेज करने से क्या मसल का टोन अप ठीक रहता है, तो उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है बोन पे, जी, तो उसके कारण से बोन फॉर्मेशन का टेंडेंसी होता है। इसलिए एक्टिविटी मस्ट है। जी, ये उन लोगों के लिए जिनका कि एक यंग एज है, मोर अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास, 30 से ही उसको किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा चीज़ मैंने बोला कि एल्डरली पेशेंट में प्रॉब्लम क्या होती है, या 60 ईयर्स ऑनवर्ड, हम लोग का क्या है कि इनएक्टिव लाइफ ज़्यादा होता है। इनएक्टिव लाइफ को रोकने के लिए अगर किसी के पास टाइम भी नहीं है तो सिंपल सा एक्सरसाइज रूम में बैठ के कर सकते हैं। जी, कॉमनली हम लोग देखते क्या है कि पेशेंट जो बाथरूम जा रहा है वहाँ पे गिर गया, जी हाँ, ज़्यादातर तो ऐसा होता है। हाँ, उसमें क्या होता है कि उन लोग का बैलेंसिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जी, मैक्सिमम लोग सुनते हैं, पेशेंट आता है बोलता है कि जा रहे थे अचानक जो है सो इम्बैलेंस हो गया, गिर गया। तो इसका 3 कारण होता है। हम लोग बोलते हैं MPW, मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग एंड प्रोप्रियोसेप्शन। 3 चीज़ अगर पेशेंट का ठीक हो, और वो मस्ट सबके लिए है, जो कि अभी तो बहुत सा हम लोग का केसेस तो मैक्सिमम आता है अर्बन साइड से, कम स्पेस है, लोगों का टाइम घूमने के लिए कोई है नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे है कि घर में कोई है नहीं, अब कहाँ जाएंगे, कोई ले जाने वाला नहीं, तो रूम में बहुत सा एक्सरसाइज हो सकता है। जी, तो पावर एंड स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, लोअर लिम्ब का, अपर लिम्ब का मसल को स्ट्रांग किया जाए। अब जैसे कि सिंपल सा एक्सरसाइज बता रहे हैं कि आप किसी के पास कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो एक चेयर लेके खड़ा हो जाए और सिंपल पैर का स्ट्रेचिंग करेंगे, टोज पे खड़ा होंगे एक सपोर्ट चेयर के सहारे, तो सारे मसल को स्ट्रेंथिंग हो जाएगा। पहले राइट लेग में, फिर लेफ्ट में, एक लेग अल्टरनेट लेग, फिर दोनों पे स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है बेस्ट एक्सरसाइज। अगर इसको 10 मिनट्स किया जाए, जो कि नहीं जिसको वॉक कर सकते हैं या वॉकिंग कैपेसिटी नहीं है, पार्टिकुलर एल्डरली पेशेंट को, तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज ये है कि मसल तो स्ट्रांग होगा। जी, वो चेयर को सामने रखना है, चेयर पे अपने हाथ को रखना है और हाँ, अपने चेयर के टोस पे, सपोर्ट पाँव से। की उंगलियों पे खड़ा होना है, हाँ, और फिर नीचे राइट, तो एक पैर एक पाँव पे करना है। एक पाँव पे कीजिए, फिर दूसरे पाँव पे कीजिए, फिर दोनों पाँव पे कीजिए। मतलब एक पाँव स्थिर रहेगा, एक पाँव से खड़े होंगे, हाँ, हाँ। फिर इस पाँव को स्थिर करके इस पाँव पे खड़े बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। और उसके बाद फिर दोनों दोनों पैर पाँव, दोनों पाँव की उंगलियों उंगलियों पे खड़ा होना है, हाँ। और फिर स्थिर हो अपने जगह पे चले आना है। बिल्कुल ठीक, जी, जी, बिल्कुल। ऐसे पाँव उठाना है, ठीक और है। जी, जी, पहला तो हो ये गया। एक एक्सरसाइज ये हो गया। सबसे बढ़िया लोअर लिम्ब का, कमर के नीचे का मसल को स्ट्रांग करने का जी, 10 मिनट्स कम से कम किया जाए, तो इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज चेयर के अलावा दीवार भी पकड़ सकते कुछ भी हैं। दीवार पकड़ के, चेयर पे चाहे टेबल पर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हाँ, जो मजबूत हो, मजबूत जहाँ हो, शरीर हाँ, आपका क्योंकि- भार उठा हाँ, सके। क्योंकि ये गिरने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जी, दूसरा है क्या, जैसे हम लोग की बैलेंसिंग, जी, संतुलन बनाए मैक्सिमम रखना क्या होता है। है कि जाते जाते ओल्ड एज में इम्बेलेंस होकर लोग गिर जाता है। एक जी तो मसल हाँ। को पावर चाहिए होल्ड करने के लिए, जिसका कि ये मैंने एक्सरसाइज बताया। जी, दूसरा है कि बैलेंसिंग बहुत सिंपल सा है कि एक पैर पे खड़ा हो जाए, फिर अगेन सपोर्ट ऑफ द 2 चेयर, चाहे मान लो 2 टेबल के सहारे जी एक पैर हाँ। पे खड़ा होने की कोशिश करें। एक पाँव पे, एक पाँव पे। एक पाँव को मोड़ लेना है, नीचे पाँव ऊपर पे। मोड़ हाँ, लेना है, और एक पाँव पे आपको खड़े होने खड़े का होने प्रयास का, करना हाँ, है। प्रयास करना है। साथ में कोई सपोर्ट रहना चाहिए, सपोर्ट या तो रहे, चेयर चाहे- लीजिए, हाँ। टेबल लीजिए, दीवार लीजिए, जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, फिर दूसरे पैर पे हुए, तो इससे क्या बैलेंस मेरा स्ट्रांग होगा। इसको 5 मिनट्स किया जाए। जी, 5 मिनट्स में जितनी बार आप कर जितना सकते बार कर हैं, सकते 4 हैं, बार, किया 5 जाए, बार, किया 8 बार, जाए। 9 हाँ। बार, जितनी बार कर सकते हैं। जी, थर्ड हम लोग का होता है क्या कि चलते चलते मान लेते हैं कि मैं इधर से जा रहा हूँ, अनइवन ग्राउंड है, जी हाँ, वो ऊंची नीची जगह है, परसेप्शन नहीं हो पाता है कि भाई ऊंचा जमीन ऊंचा है नीचा या जमीन नीचा है। है। जी हाँ, या बाय द वे कोई चश्मा पहनता है, या आंखों की रोशनी भी तो धीरे धीरे कम होती जाती है। ना, जी हाँ, तो उसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। उसमें क्या है कि आपको उसमें प्लेस का ओरिएंटेशन होगा, लेग को
जी हाँ, लेग पता नहीं ऐसा चलता हम है ये लोग का। ऊपर है कि नीचे है। हाँ, वो एडजस्टमेंट होगा। जी जी वो हम लोग का ब्रेन जो है सो एक्टिवेट करते रहना है। एक ब्रेन एक ऐसा है कुछ को ट्रेन करते रहिए, बिल्कुल ट्रेन हो जाता है। जी हैंडीकैप में लोग करते हैं वैसा ही करते हैं, फिजियोथेरेपी करते बिल्कुल। हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो उसमें थर्ड एक्सरसाइज जो बता रहे हैं ओल्ड मैन के लिए और लेडीज के लिए, वो लेग एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सरसाइज। आप एक जगह खड़ा होके 1 स्टेप फॉरवर्ड गए, फिर अपने जगह वापस आए, 1 स्टेप पीछे गए, फिर अपने जगह पे वापस आए, फिर राइट साइड 1 स्टेप गए, साइड वॉकिंग, फिर अपने जगह पे आए, फिर इधर से जाकर के लेफ्ट से side राइट गए, राइट से हाँ, लेफ्ट बिल्कुल। गए। जी ये- एक सेंटर में खड़े होना है, उसके बाद आपको एक स्टेप फॉरवर्ड हाँ, और एक स्टेप जो है वो बैकवर्ड यानी पीछे जाना है, फिर लेफ्ट देन राइट, ऐसे करके फिर अपनी जगह पर आ जाना है। फिर उसी स्टेप को फिर से दोहराना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट एंड लेफ्ट। बिल्कुल। ये 5 मिनट्स किया जाए, जी, 20 जी। मिनट्स। मतलब 20 मिनट्स जो है अगर आप अपने हड्डियों के लिए दें तो अपने आप को स्वस्थ रख अपनी हड्डियों को स्वस्थ रख सकते जनरल हैं। हेल्थ का ना, अभी जी, तो जी। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग पास में आता है जो ओल्ड एज में रहते हैं, साथ में ब्रेन हेड इंजरी हुआ, जी बाद में हाँ। बाथरूम में गए, तो उस सारे स्थितियों में बॉडी को फिट रखने के लिए ये सीनियर पर्सन के लिए है, जी जी जो कि वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, इवन एनी एज ग्रुप में। जी हाँ। सीनियर पर्सन में जो भी है, सेराइल ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, चाहे जो 70 ईयर्स पहुंच गए हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं। आजकल बहुत साधन, अब तो परिवार भी बहुत छोटा हो गया है ना। जी हाँ, मैक्सिमम हम लोग के पास केस आता 2 है से जो 3 कि जन रहते कोई हैं। है जी नहीं, हाँ, जी पड़ोसी लोग उठा के ले आते हैं, तो उन लोग के लिए मैं ट्रेंड करता हूँ जी, इस जी। टाइप से एक्सरसाइज किया जाए। तो सबसे पहला मैंने कहा कि एक्टिविटी अगर रखा जाए तो बिल्कुल ठीक रहेगा। हम लोग को प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना है। जी प्रोलॉन्ग सिटिंग बैठे हुए हैं, मसल इनएक्टिव हो गया है। जी 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 छोटे छोटे काम के लिए हम चलेंगे तो मेरा सारा मसल स्ट्रांग रहेगा, और एक्टिविटी होता रहेगा तो सारा आपका बैलेंसिंग कैपेसिटी भी ठीक रहेगा। जी हाँ, ये हमारा हम लोग- मस्तिष्क भी जो है वो काम करता मस्तिष्क रहेगा। सब काम करता जी, रहेगा। जी तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, सर्टेन इसके बाद छोटी छोटी एक्सरसाइज किया जाए तो बिल्कुल ठीक रहेगा। जी जी ये हम आप लोग- एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, खासकर सुबह के समय होता है जब सोकर उठ रहे हैं तो लंबे सोए हुए हैं, जैसे ही करवट बदल के उठने की कोशिश करते हैं या चित अवस्था में हैं और वहाँ पर उठने की कोशिश करते हैं, उसी समय पीठ में और कमर में दर्द होना शुरू होता है और वो सारा दिन जो है वो दर्द होता रहता है। तो उससे कैसे बचे? तो उसके लिए सिंपल सा है कि आप बिस्तर से उठने के पहले, चूंकि है क्या कि रात में सोते सोते ज्वाइंट जी। सब स्टिफ हो जाता है। जी यंग एज में ज्वाइंट का स्टिफनेस उतना नहीं होता है, सर्टेन एज के बाद में इवन 50 ईयर्स ऑनवर्ड मसल स्टिफ हो जाता है, ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है। तो सिंपल सा है कि पहले उठ करके थोड़ा देर बैठा जाए। एक प्रॉब्लम क्या होता है कि इस एज में, ओल्ड एज में सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन बैठे, जी हाँ, पोस्चर चेंज होता है, हम लोग लेटे हुए हैं, ब्रेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग पड़ रहा है, कार्डियक आउटपुट उतना काम नहीं करता, हार्ट का फंक्शन उतना नहीं होता है। सबसे पहला उठ के बैठे और कोशिश किया जाए बिस्तर में बैठ के थोड़ा देर सारे हाथ पांव ज्वाइंट्स को चलाने हल्का को, जी, फुल्का जी। 1-2 बार 2-4 5-4 बार चला लिया जाए तो आधा स्टिफनेस ठीक हो जाएगा। जी जी उसके बाद थोड़ा देर बैठने के बाद में रिलैक्स करने के बाद, जिससे कि हम लोग का बॉडी एडजस्ट कर जाए, कार्डियक आउटपुट जो है, हार्ट का जो फंक्शन रिस्टोर कर लेता है, तब हम लोग खड़ा होने की कोशिश करेंगे। अगेन हम लोग सारे एंकल को थोड़ा चला दें, नी को थोड़ा सा बेंड कर दे, सीधा कर ले बैठे बैठे, और उसके बाद खड़ा होकर के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा कर ले, दोनों हाथ ऊपर करके, कोई टोज वाला जी। अगर हो सकता है करेंगे तो उससे थोड़ा पेन दिन भर ठीक रहेगा। दिन भर ठीक रहेगा। वो सब एक activity- और जो समस्या देखने को मिलती है वो है एड़ियों की समस्या। सुबह के समय एड़ियों की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। एड़ियाँ भी जो है बिल्कुल कड़ी हो जाती हैं और पाँव रखने के समय में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। उससे कैसे निजात पाए? देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस। जी नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का जो पैर का जो आर्च बना हुआ है, एक कर्वेचर है, नॉर्मली जी होता हाँ। है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एड़ी के पास में, एड़ी के पीछे में एक फासा, एक झिल्ली टाइप का मोटा झिल्ली होता है, जो कि वहाँ से
अटैच रहता है और वो जो है सो फैल करके पांचों उंगलियों में टोज तक जाता है नीचे से। जी तो कॉमनली वहाँ पे सूजन हो जाता है। सूजन होने का बहुत सा कारण हो सकता है। जी एक तो एजिंग प्रोसेस से भी होता है। जी हाँ, कॉमनली हम लोग का शू वियर जिस तरह के जूते पहनते हैं, जूता हम लोग का टाइट या अनकम्फर्टेबल शू जी या हाई हील जी या मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज है या यूरिक एसिड है, वो सूजन का एक प्रोसेस है, सूजन होने का, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसके कारण से वो वहाँ पे सूजन हो जाता है। और चूंकि रात भर वो मूवमेंट उसका होता नहीं है तो इन्फ्लामेशन प्रोसेस बढ़ जाता है और मॉर्निंग में उठेंगे वो रखेंगे तो पेनफुल होता है। तो इससे कैसे बचाव किया जाए? तो उसके लिए हम लोग यही कहते हैं कि जैसे कि सबसे पहला अगर जिसको होता है, एक लंबा प्रोसेस है, इसमें ट्रीटमेंट रिकवर करता है और जी। मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग मेडिसिन बहुत कम दिया करते हैं। जी उसमें एक्सरसाइज वगैरह से ठीक होता है। जी एक्सरसाइज कॉमनली क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि उस फासा में, उस झिल्ली में सिकुड़न हो जाती है इन्फ्लामेशन होने से, तो उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जी, पाँव को ऐसे, पाँव को स्ट्रेच करेंगे, जी, प्लांटर फ्लेक्स करेंगे। तो पर्पस क्या है कि जो वहाँ पे अटैच है वो तो ग्रेजुअली हम कई तरह की बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए एक्सरसाइज का सहारा ले एक्सरसाइज। सकते हैं, जैसा कि आज हमारे विशेषज्ञ ने बताया। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। इसके साथ ही आपका धन्यवाद भी करते हैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।